विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र ऐतिहासिक अध्ययन की इस श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और विद्यार्थियों, इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे बैटल ऑफ द पानीपत, कंडीशंस, कॉजेज एंड द रिजल्ट्स, पानीपत के युद्ध की राजनीतिक परिस्थितियां, कारण और परिणाम, भाग 2 के अंतर्गत मैं आपसे इस बारे में चर्चा करने वाला हूं। इससे पहले भाग 1 के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य तेजी से पतन के गर्त की तरफ जाने लगा और क्षेत्रीय ताकतें हावी होने लगी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमज़ोर थे, अयोग्य थे, जो कि औरंगजेब की महान विरासत को नहीं संभल पाए। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगले 52 वर्षों में, यानी 1760 से लेकर 1759 तक एक के बाद एक करके 8 मुगल सम्राट दिल्ली के तख्त पर बैठे और बलि के बकरे की भांति कत्ल किए गए। विद्यार्थियों, इट वॉज ए न्यू चेंज इन द पॉलिटिक्स ऑफ द मुगल कोर्ट। यह मुगल दरबार की राजनीति में एक नया परिवर्तन था। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि उत्तराधिकार की लड़ाई के अंदर मुगल शहजादे आपस में लड़ते थे और उनके दरबारी उनका साथ देते थे, लेकिन अब दरबारी अपनी कठपुतलियों को आगे कर कर उनके पक्ष में लड़ रहे, उनके विरोध में लड़ रहे। तो 52 वर्षों में एक के बाद एक करके 8 मुगल सम्राटों का दिल्ली के तख्त पर बैठना और हटना, जिसमें हम देखते हैं कि मुगल सम्राट बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जहादार शाह के बाद फर्रुखर सियर, फिर रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो इस प्रकार से लगभग एक के बाद एक करके 8 मुगल सम्राटों का आना और तेज़ी के साथ जाना। और पतन की गति बहुत तेज थी। पतन की गति इतनी तेज थी, आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इन 52 सालों में लगभग 20 साल तो एक अकेले मोहम्मद शाह के पास ही थे, 1719 से लेकर 1739 तक। तो बाकी 7 मुगल सम्राट कितनी तेज़ी से हटे और कत्ल किए गए। तो दैट मीन्स मुगल साम्राज्य तेज़ी से पतन की गर्त की तरफ जा रहा था। और राजस्थान में राजपूत स्टेट्स ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। विद्यार्थी, जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होगी तो क्षेत्रीय ताकतों का तो सर उठाना स्वाभाविक है। जब खूंटा कमज़ोर होगा तो ऑटोमेटिकली अस्थिरता तो आनी है। तो गुजरात, मालवा, ये ऐसे इलाके थे जिनके ऊपर मराठों ने चौथ का दावा किया। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा पावर कुछ समय के लिए थोड़ा दबता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन जल्दी ही शक्तिशाली पेशवाओं के नेतृत्व में, वो पेशवा जो कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण थे और जिनमें एक ब्राह्मण का तेज और एक क्षत्रिय की ताकत, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, और इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाया और मुगलिया सत्ता को लोहे के चने चबवा दिए। शक्तिशाली पेशवा बाजीराव फर्स्ट 1720 से लगभग 1740 तक, इन 20 सालों में मराठा पावर अपनी नवीन बुलंदियों पर पहुंचा। मराठा पेशवा का परचम चारों तरफ लहराया। पेशवा छत्रपति के नाम से शासन करते थे, लेकिन हकीकत में हुकूमत पेशवा के पास थी। दक्षिण के 6 सूबों से मराठों ने चौथ का दावा किया, चौथ वसूल किया, और इस प्रकार से उन्होंने मुगलिया सत्ता के ऊपर अपना दबाव मजबूत किया। उन्होंने दिल्ली तक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को फैलाने का निश्चय किया। तो एक तरफ मराठा वर्चस्व मुगलिया इलाकों के ऊपर तेज़ी के साथ दावा करते जा रहा था और मुगलों के लिए दिक्कत पैदा करते जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय ताकतें, अवध, हैदराबाद, और इन्होंने भी मुगलिया साम्राज्य से अपने आप की आज़ादी की घोषणा कर दी। 1739 में नादिर शाही हमलों ने, नादिर शाह दुर्रानी जो अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा आक्रांता था और हिंदुस्तान लूट के मकसद से आया, नादिर शाह के आक्रमण ने मुगलिया साम्राज्य की कमजोरी को पूरी तरीके से जग जाहिर कर दिया और वो यहाँ से बड़े पैमाने पर लूट में धन, तख्ते ताउस और मयूर सियासन, जो तख्ते ताउस था, कोहिनूर हीरा और पंजाब अपने अधिकार में कर गया। ये सारी चीज़ें वो अपने साथ ले गया। और नादिर शाह के आक्रमणों ने एक बार फिर मध्य एशिया के हिंदुस्तान पर दावे की कड़ी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस प्रक्रिया के तहत एक बार फिर अफ़गानिस्तान ने हिंदुस्तान पर दावा किया अपने अधिकार का, अपनी सत्ता का। तो जो नादिर शाही के हमले ऐसे थे जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीतिक पहुंच को और यहाँ की राजनीतिक कमजोरी की वास्तविक स्थिति को दुनिया के सामने जग जाहिर कर दिया।
ये एक ऐसी स्थिति थी जो मुगलिया साम्राज्य के लिए काफ़ी संकट का दौर था। और ऐसी स्थिति में 1739 में जाने के बाद, नादिर शाह दुर्रानी के जाने के बाद, मराठों ने देखा कि यह उचित मौका है। मराठों ने मुगलिया राजनीति में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया और जल्दी ही 1752 में उन्हें मौका मिला। अवध के नवाब वजीर सफदरजंग ने एक संधि की मराठों के साथ, जिसके तहत मराठों को दक्षिण के सूबों से चौथ वसूली का अधिकार दे दिया गया और इसके साथ ही साथ इसके बदले में मराठों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे अफ़गान हमलों से मुग़लों की रक्षा करेंगे और मुग़लिया साम्राज्य की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर संभालेंगे। जब अहमद शाह अब्दाली ने अपना पहला हमला हिंदुस्तान पर किया तो वह नजीब खान, जो पठान था, नजीब खान को मीर बख्शी नियुक्त कर गया और दिल्ली की जिम्मेदारी नजीब खान को दे गया। लेकिन मुग़ल सम्राट ने यह अनुभव किया कि नजीब खान काफ़ी अशिष्ट है और इससे तो बेहतर वजीर इमादुल मुल्क ही था। तो वजीर इमादुल मुल्क को वापस कायम करने का निश्चय किया और वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों से मदद मांगी कि दिल्ली में नजीब के प्रभाव को कायम किया जाए। और एक शक्तिशाली सेना रवाना होकर दिल्ली पहुंची। रघुनाथ राव के नेतृत्व में नजीब खान को मीर बख्शी के पद से बेदखल किया गया और सत्ता एक बार फिर से वजीर गाजीउद्दीन को सौंपी गई। इसके बाद रघुनाथ राव ने मराठा सेनाओं को लेकर पंजाब की तरफ रुख किया और पंजाब में जो अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर का शासन था उसको उखाड़ फेंका गया और 75 लाख रुपए के बदले में पंजाब अदीना बेग को सौंपा गया। और इसके साथ ही पंजाब पर मराठों ने अपना प्रभाव मुग़लों की तरफ से कायम किया और मुग़ल साम्राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी ली। लेकिन पंजाब पर मराठों का अधिकार अहमद शाह अब्दाली के लिए एक चुनौती थी और उसने हिंदुस्तान की तरफ आने का निश्चय किया और नजीब खान ने भी उकसाया अहमद शाह अब्दाली को कि आप हिंदुस्तान की तरफ आइए। और इस दौर के अंदर हिंदुस्तान में अहमद शाह अब्दाली के आगमन की भूमिका बनी और अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान की तरफ आने का निश्चय किया। तो विद्यार्थियों, ये कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ थी जिसके बारे में मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से उन परिस्थितियों के चलते हुए हिंदुस्तान में अहमद शाह अब्दाली के आगमन का रास्ता तैयार हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का निश्चय किया और इससे पहले उसने अपनी सामरिक स्थिति को टटोला। एक्चुअली वो ये चाहता था कि जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान के अभियान को समाप्त करके और हिंदुस्तान से पैसा लूटकर और पंजाब पर अपना प्रभाव कायम करके और हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य को अपना कठपुतली बनाकर और साथ ही साथ मराठा हस्तक्षेप को मुग़ल राजनीति से हटाना, ये उसका उद्देश्य था। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने हिंदुस्तान आने का निश्चय किया। नजीब खान ने भी उसको आमंत्रित किया था और नजीब खान ने उसको आश्वासन दिया था कि वो हिंदुस्तान में एक ऐसा संघ कायम करेगा जो कि अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान में उसके अभियान को संपादित करने में मदद देगा। और इसी सूझबूझ के तहत नजीब खान ने अवध के शक्तिशाली नवाब वजीर को अपनी तरफ मिला लिया और उसे उस लड़ाई के अंदर मराठों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली की मदद देने के लिए राजी कर लिया। उसे अपने धर्म का वास्ता दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुसलमानी ताकतें थी खुद, जिसमें नजीब खान का पूरा दस्ता, सैनिक दस्ता शामिल था। एक्चुअली नजीब खान को खुद को इस लड़ाई से बड़ी उम्मीदें थी और वो ये एक बार ये चाहता था कि पुनः उसको मुग़ल सत्ता में वही स्थान मिले, वही सम्मान मिले जो कि पहले मिल चुका था और मीर बख्शी का पद उसे पुनः वापस मिल जाए और मुग़ल सम्राट उसके हाथ की कठपुतली बन जाए। तो इन तमाम उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए खुद नजीब खान ने अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान बुलाया और उससे पूरी मदद का आश्वासन दिया और इवन उसको यहाँ तक कहा कि शहंशाह, आपकी जंग विधर्मी मराठों के खिलाफ है, आपकी जंग उन मुग़लों के खिलाफ है जिन्होंने विधर्मी मराठों को अपने यहाँ पर बुला रखा, प्रभाव दे रखा है। और मैं भी अफ़गान हूँ, मैं भी पठान हूँ, आप भी पठान हैं, तो एक पठान होने के नाते दूसरे पठान की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्लानिंग तय करके अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान बुलाया गया। तो विद्यार्थियों, यह था पार्ट 2। पार्ट 3 के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में मराठे जंग के लिए तैयार हुए अहमद शाह अब्दाली के मुकाबले में और किस प्रकार से 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी जंग का रास्ता तैयार हुआ। एक ऐसी जंग जो काफ़ी निर्णायक और महत्वपूर्ण जंग थी
और एक ऐसी जंग जिसने बहुत सारी बातें अपने आप में साबित कर दी। विद्यार्थियों, पानीपत की जंग एक ऐसी जंग थी जिसने कि यह साबित कर दी कि युद्ध में विजय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी सेना में गतिशीलता हो। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि मराठों के पास जो तोपखाना था वह शक्तिशाली आर्टिलरी कमांडर इब्राहिम खान गारदी की कमांड में था, लेकिन इब्राहिम खान गारदी का तोपखाना काफ़ी भारी भरकम था और इसके मुकाबले अहमद शाह अब्दाली जिन तोपों का प्रयोग कर रहा था वो तोपें काफ़ी हल्की थी और इस प्रकार की तोपें थी जो मैदान जंग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके। जंबूरक तोपें वो तोपें थी विद्यार्थियों जिनको कि ऊँटों के ऊपर कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। इसके अलावा खुद अहमद शाह अब्दाली काफ़ी एक महत्वपूर्ण और सुलझा हुआ सेनानायक था और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। उसके मुकाबले में सदाशिवराव भाऊ सैनिक दृष्टि से उतना योग्य नहीं था। इसके अलावा मराठा सेना का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो भी काफ़ी अजीब था और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मराठा लश्कर के अंदर लड़ने वालों की तुलना में नहीं लड़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। मराठा लश्कर के अंदर स्त्रियाँ थी, पुरुष थे, बच्चे थे जो तीर्थ यात्रा करने के लिए साथ साथ आए हुए थे। तो जब मैदानी जंग के अंदर आप आ रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार से कोई तीर्थ यात्रा करने नहीं आ रहे, बल्कि आप केवल और केवल एक सैनिक और एक योद्धा की हैसियत से आए। आपको लड़ना चाहिए और इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों, बूढ़ों और बच्चों का मराठा लश्कर में शामिल होना, जहां एक प्रकार से मराठा रसद को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की प्रक्रिया में भी सहायक सिद्ध हुआ और वही दूसरी तरफ मराठे अपने परिवार की सुरक्षा के भय से सही तरीके से पूरे मन से नहीं लड़ पाए। इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे और विस्तार से पार्ट 3 के अंदर बात करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको पानीपत के युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं और परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। स्वस्थ रहिए। जय भारत, जय हिंद।